इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब मर जाता है तो नाम और उसकी पहचान खो जाती है और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी कहानी है जहाँ जिंदगी आते आते खत्म हो जाती है और वहाँ मुर्दों का राज चलता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा एक लड़का था शेखर। ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर वो अब तक थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की अब आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसको हाथ बांध दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसके एक दोस्त पासी के एक सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी शंभू, जो दोस्त थे, उसको बताई। शंभू ने कहा है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल मेरे साथ, शायद कोई काम मिल जाए। शंभू शेखर का बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में साथ घुमा करते थे। शहर आने के बाद से वो दोनों कभी मिले भी नहीं थे। फिर भी वो शंभू ने शेखर की मदद की। शेखर को सफाई का काम मिल गया। मरता क्या ना करता। शेखर को काम की तलाश तो थी, वो अब पूरी हुई और काम घर के पास में ही था, तो अब उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। वो रोज़ सुबह साफ सफाई के लिए दवाखाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे ही उसका काम चालू हुआ। शंभू से भी अब रोज की मुलाकात होने लगी थी। अब शेखर को महीने होने का आया था। पगार का दिन आता है। पगार हाथ में आते ही शेखर को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम सैलरी थी, लेकिन जरूरत के लिए पैसा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद शंभू को पैसे लेने का नंबर था। उसके शेखर से भी दुगनी पगार मिली। यह देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते थे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसको पगार इतनी ज़्यादा कैसे? घर वापस जाते वक्त शेखर सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। शाम को शंभू के यहाँ खाना था। शंभू दोस्तों का सोचा कि वहीं जाकर पूछता हूँ। शाम होते ही शंभू ने खाने का सामान, मुर्गी और दारू साथ में रख लिया। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। शेखर को नहीं पता था कि शंभू अब दारू पीने लग गया है। खाना हुआ, अब शंभू के सभी दोस्त पीने बैठ गए, शेखर को छोड़कर। शेखर ने शंभू को पूछा, अरे शंभू, तू तो कभी दारू पीता नहीं था, अब तो बहुत पीने लग गया, कैसे? शंभू ने हंसते हुए कहा, अरे शेखर, तू भला कि भोला रह गया। पैसा है इसलिए तो ये सब शौक कर लेता हूँ, कभी कभी अपने लिए भी जी लेता हूँ। यार ले, तू पी ले, शर्म मत। नहीं शंभू, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ़ कर दो। शेखर ने उसको रोकते हुए कहा, अच्छा माफ़ कर दे। शेखर ने उसको रोकते हुए कहा, अच्छा मुझे बता, तू और मैं एक जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज़्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के लिए हज़ारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं समझा नहीं। शेखर ने फिर से उससे पूछा। मैं रात को उसी दवाखाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ, शंभू ने कहा। मुर्दा घर का नाम सुन के शेखर डर गया। उसको समा देख के शंभू बोला, यही वजह से मैं पैसे कमाई कर रहा हूँ। सभी लोग डरते हैं वहाँ जाने को, इसलिए कोई नहीं मिलता काम करने को। मैं करता हूँ तो मुझे पैसे भी बढ़िया मिलता है, मैं दारू लेके जाता हूँ। मैं ऐसा बोल के हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और शंभू रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी में चला गया। शेखर अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके लिए कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा, सबको, घर वालों को वो खुश कर सकेगा। शेखर रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपने काम खत्म करके दवाखाने अपनी ड्यूटी पे चला गया। शंभू भी उसके रास्ते मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दा घर वाले एक एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। शंभू, तुमसे तो मेरी हालत छिपी नहीं जाती, पैसे की ज़रूरत मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दा घर में? इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे शेखर मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है, समझा? शेखर ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन शंभू ने अपने साहब से बात करके शेखर को जो एक्स्ट्रा। इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे शेखर मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं, समझा? शेखर ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे दिन शंभू ने अपने साहब से बात करवा के शेखर को
एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी, लेकिन अब शंभू भी साथ में रहने वाला था। डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से शेखर को एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। शंभू रात को मुर्दाघर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दाघर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाज़ा ठीक नहीं लगता है, इसलिए इसको लकड़ी फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खुलते हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। शेखर के सामने उसने दारू लगा ली और सो गया। शेखर बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी, उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। एकदम सन्नाटा, वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज़ अलग से बाहर न आए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और शेखर को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों रोज़ मुर्दाघर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज़ बीत जाने के बाद यहाँ काम करना शेखर को बहुत ही आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो शेखर को बहुत ही से कम दिन गुजरते गए, पैसे आने लगे तो शेखर को बहुत से कम होने लगे। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसके एक पलंग में लेटा के सब चले गए। वह देखते हुए बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया और सुनकर शेखर बाहर देखने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू दारू पीकर सोया हुआ था। रात का करीब 1 बज चुकी थी। उसकी दारू अब उतरने लग गई थी। वो अब उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसकी दारू पीकर पकड़ लेगा तो वो नौकरी जाने का खतरा था। शेखर दरवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दवाखाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने की खिड़की से आई और सर धड़ाम दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाजा बंद हो गया। अब शंभू की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला ऐसा महसूस हुआ। शंभू पूरा पसीने से तर हो गया था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी दिखा नहीं। अब कुछ ज़्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो अचानक आवाज़ सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत ही जलने की वजह से चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आँख भी फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कोई जगह हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू की होश उड़ गई। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था। शंभू चिल्लाने लगा, जोर से दरवाज़ा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और चिल्लाकर शंभू तक आते ही उसके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस फूलने लगी और डर के कारण उसकी मौत हो गई। इधर शेखर इस बात से बेखबर। वहाँ एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश आई है वो लाश नहीं, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब, उसमें शैतान समा गया है। वो जहाँ जाते हैं वो मौत होती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर किसी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। शेखर को एकदम से याद आया कि शंभू अंदर है। वो जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। उसने सट्ट से खोला और शेखर को एकदम से सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर ही थी। उसने शंभू को उठाया ना चाहा, लेकिन अब उठ नहीं सका। शेखर ने डॉक्टर से कहा, शायद इसके दिल का दौरा पड़ा था, ये मर चुका है। वो नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर ही थी। शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं सका। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया। उसे देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा था, ये मर चुका है। शेखर एकदम से सुन्न रह गया। उसका दिल की जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बाई शंभू की लाश मुर्दाघर में लेकर आए थे। शेखर डर से शम का दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे शंभू की लाश एक बेड पर रख जाने लगा, तभी उसकी गर्दन शेखर की तरफ मुड़ी। शंभू की आँख खुल चुकी थी। उसने शेखर को एक नज़र देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पे आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए।